देखो बेटा, एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। दे आर इंटर कन्वर्टेबल। एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए क्या होते हैं ये? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, है ना। कन्फॉर्मर्स आर, इनको रोटोमर्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे अराइजेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ ग्रुप्स और एटम्स अराउंड सी सिंगल बॉन्ड सी, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, एन सिंगल बॉन्ड एन। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर। वैसे तो लिखा होना चाहिए दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस दो कन्फॉर्मर्स में बहुत कम होता है। दे आर इंटर कन्वर्टेबल, ये हमने लिख लिया है, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। दे रिमेन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। दे आर नॉट ट्रू आइसोमर, ये ट्रू आइसोमर नहीं है। जब भी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछता है तो हम कन्फॉर्मर्स आइसोमर को इंक्लूड नहीं करते हैं, ध्यान रखना। जब भी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर एग्जामिनर पूछेगा तो हम कन्फॉर्मर्स रोटोमर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें मैंने बताई थी मिनिमम कंडीशन किसी कंपाउंड के लिए, मिनिमम कंडीशन फॉर एग्जिबिटिंग कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, वो क्या थी? कम से कम 4 एटम होने चाहिए, कम से कम 4 एटम्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जिबिट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। मिनिमम 4 एटम, जैसे ये 1 2 3 4, मिनिमम 4 एटम। और किन्हीं 2 एटम के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल H2O2 हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब एक डेफिनेशन आती है डाइहेड्रल एंगल। तो डाइहेड्रल एंगल क्या होता है? लिख लो एक बार, डाइहेड्रल एंगल लिखा तो दिया है मैंने वैसे आपको। एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन, डाइहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन हैविंग टू इंटरसेक्टिंग प्लेन containing front and back atom valency, containing front and back atom valency। मान लिया हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये वाला एटम आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वैलेंसी ये है, ये रियर एटम है, इसकी वैलेंसी ये है। तो जो इनका इंटरसेक्टिंग प्लेन होता है जिनमें दोनों एटम है, ठीक है, इनके बीच के एंगल को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। इनके बीच के एंगल को बोलेंगे डाइहेड्रल एंगल। करो नोट, कर दूं आगे इसको। कन्फॉर्मर्स रिप्रेजेंट करते हैं 2 टाइप के प्रोजेक्शन में, एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक होता है साहॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। लिख लो न्यूमैन प्रोजेक्शन और साहॉर्स प्रोजेक्शन। आगे लिखो कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन, कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन। जैसे ये है इथेन का स्ट्रक्चर CH मान लिया ये फ्रंट कार्बन है, ये मान लिया फ्रंट कार्बन है ये वाला, और ये है रियर कार्बन, ठीक है। आप इधर से देख रहे हो ये फ्रंट कार्बन है, ये रियर कार्बन है। ऐसे देखो, देखो ये फ्रंट कार्बन जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे पीछे वाला ये रियर कार्बन है। ये फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन और ये रियर कार्बन के हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है क्यों भाई? देखो और सामने से दिखा देता हूँ तुम्हें मैं। फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन, है ना। ये मान लिया फ्रंट कार्बन है और ये रियर कार्बन। फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, लिखो फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। तो ये फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन बनाओ, फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रंट कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए। उसके बाद रियर कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, रियर कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। इसके हाइड्रोजन बनाओ, रियर कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। मैंने क्या बताया? डाइहेड्रल एंगल, जो फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन है और ये रियर कार्बन का हाइड्रोजन,
अब देखो इसमें तो आराम से सिंपल समझ में आ रहा है, प्लेन देखने की जरूरत नहीं है। फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन और ये रियर कार्बन का हाइड्रोजन, ये कहते हैं फ्रंट कार्बन की वैलेंसी है, रियर कार्बन की वैलेंसी, इसके बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल लिखो। अभी यहाँ डाईहेड्रल एंगल कितना है, 60 है। देखो सब में 60, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है। ये फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन, रियर कार्बन का हाइड्रोजन, ये फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन, रियर का, सब में एंगल कितना है, 60। ये कौन सा प्रोजेक्शन है, ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन। इस तरह से बनाएंगे तो हम, ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है। सर डायहेड्रल एंगल 3D फिगर में बता दो। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें ये फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन, रियर कार्बन का हाइड्रोजन, दिस इज डायहेड्रल एंगल। अब यहाँ डायहेड्रल एंगल में कितना है, 60 है, तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। स्टैगर्ड कन्फॉर्मर बोलेंगे इसको, इथेन का स्टैगर कन्फॉर्मर। नोट करो साथ साथ। टॉय में बताना, ये देखो टॉय में बता देते हैं, ये है ऐसे, देखो ये दिखाई दे रहा है। देखो ये आपको फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन है और ये रियर कार्बन का हाइड्रोजन है ना। फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन, रियर कार्बन का हाइड्रोजन, है ना। इसका ये प्लेन आएगा इंटरसेक्टिंग प्लेन। आपको ये दोनों दिखे, पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा, ये दिखाई दे रहे होंगे, देखो ठीक है ऐसे। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। इनमें डिस्टेंस भी ज्यादा है, एंगल भी ज्यादा है। देखो एक दूसरा बना लेते हैं पहले। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, ये फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन है, ये फ्रंट कार्बन बना दिया आपने, और ये बना दो रियर कार्बन, ये रियर कार्बन का हाइड्रोजन। अच्छा इसको ऐसे लिखो, इसको आपने रोटेट कर दिया 60 डिग्री, ये। अब यहाँ पर जो थीटा है, डाईहेड्रल एंगल, वो है 0 डिग्री। देखो ऐसे देखो, ये मैंने ऐसे कर दिया, समझो ध्यान से। तो फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन और रियर कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में एंगल क्या हो गया, देखो ढक लिया इसने। फ्रंट कार्बन की जो तीनों वैलेंसी हैं वो रियर कार्बन की तीनों वैलेंसी को ढक लिया इसने। क्लियर है। फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन और रियर कार्बन के हाइड्रोजन में एंगल कितना हो गया, 0। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए। बोलो समझ में आया, एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहां पर एंगल क्या है, 0 है, तो इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर। इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर। तो इथेन के दो एक्सट्रीम कन्फॉर्मर हैं, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। देखो ये बेटा स्टैगर्ड है, यहाँ एंगल कितना है, 60 है। फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन और ये रियर कार्बन का हाइड्रोजन, फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन, रियर कार्बन का हाइड्रोजन, एंगल कितना, 60 है। तो ये स्टैगर्ड कन्फॉर्मर है और ये इक्लिप्स्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, जो मैंने ये दिखाया आपको, है ना। इसमें देखो ये रेड वाला और ये जस्ट इसके पीछे, येलो येलो एकदम एक दूसरे के पीछे है, ब्लू ब्लू एक दूसरे के पीछे है। एंगल कितना है, 0 है। अगर मैं ये कर देता हूं इसको, ठीक है, इसको रोटेट कर दिया, है ना, तो ये क्या बन गया, ये बन गया स्टैगर्ड। एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। तो लिख लेना, इथेन के दो एक्सट्रीम कन्फॉर्मर्स होते हैं। एक्सट्रीम कन्फॉर्मर ऑफ इथेन लिखो, एक्सट्रीम कन्फॉर्मर ऑफ इथेन, ये दो होते हैं, एक स्टैगर्ड, दूसरा इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड। लेकिन टोटल कन्फॉर्मर्स कितने होते हैं, टोटल कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन कोई बताएगा, टोटल कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन कितने होंगे, इनफाइनाइट। टोटल कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन कितने होंगे, इनफाइनाइट। देखो बेटा समझो ये कैसे इनफाइनाइट, बहुत सारे इनफाइनाइट होंगे। अब ये वाला इक्लिप्स्ड है ना, फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन और रियर कार्बन का हाइड्रोजन जितने भी है, 3 हाइड्रोजन, ये 3 देखो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। अगर मैं इसमें 60 कर देता हूं तो एक ये बन गया एक्सट्रीम,
पर 0 से 60 के बीच में कितने एंगल होंगे? 0 से 60 के बीच में कितने एंगल होंगे? इनफाइनाइट होंगे भाई। अभी ये 0 डिग्री है, समझो ध्यान से, मैंने 0.5 डिग्री, 0.15 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री, इस तरह से कितने एंगल हो सकते हैं? इनफाइनाइट एंगल हो सकते हैं। 0 से 60 के बीच में इनफाइनाइट एंगल होंगे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ कन्फॉर्मर कितने बनेंगे इसके? इनफाइनाइट। ठीक है, अब लिख लेना स्क्यू कन्फॉर्मर क्या होते हैं। स्क्यू कन्फॉर्मर, स्क्यू जिनका एंगल 60 से कम और 0 डिग्री से ज्यादा होगा, वो सारे होंगे स्क्यू कन्फॉर्मर्स। स्क्यू कन्फॉर्मर्स नोट कर लो। एक्सट्रीम मतलब एक सबसे कम स्टेबल और एक सबसे ज्यादा स्टेबल वाला, ठीक है, वो होते हैं एक्सट्रीम कन्फॉर्मर। जो देखो ध्यान से पीछे, ये वाला है, इसमें एंगल कितना बेटा? 60 है ना। तो इसके जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इसमें रिपल्शन क्या होगा? मिनिमम होगा। यहाँ पर सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और ये सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इनमें रिपल्शन क्या होगा? मैक्सिमम। सिग्मा सी एच बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की वजह से, रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप्ड होता है, उसको बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। लिख लेना, लिखो टॉर्शनल स्ट्रेन, कहीं डालो, टॉर्शनल स्ट्रेन। लिखो द स्ट्रेन डेवलप्ड ड्यू टू, स्ट्रेन डेवलप्ड ड्यू टू रिपल्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्रंट कार्बन वैलेंसी एंड रियर कार्बन वैलेंसी। फ्रंट कार्बन वैलेंसी एंड रियर कार्बन वैलेंसी, उस स्ट्रेन को बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। लिखा भाई? स्क्यू कॉन्फॉर्मर्स दोबारा बता दो, बता देता हूं, ठीक है। देखो जैसे ये सर, ये 60 तक ही क्यों सर? स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड में सर सी हॉर्स बता दो, बताएंगे भी यार सा हॉर्स भी। देखो दोबारा देखो एक बार, ये CH3 CH3, ये मान लिया फ्रंट कार्बन है, ये रियर कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन मान लिया, ये फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन, ठीक है। ये रियर कार्बन हम सर्कल से बनाते हैं, ये इसके हाइड्रोजन, ये क्या होगा? स्टैगर्ड। दोबारा बना लो एक बार, स्टैगर्ड। फिर ये फ्रंट कार्बन, अब रियर कार्बन को आप 60 डिग्री रोटेट कर दो, ये यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री हो गया, यहाँ डाईहेड्रल एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। अब देखो ये 60 है, यहाँ भी 60 है, अगर इधर रोटेट करोगे कुछ भी एंगल तो 60 से कम होगा। 0 से 60 के बीच में कितने एंगल होंगे? इनफाइनाइट होंगे। 0 से 60 के बीच में एंगल कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे, है ना। 0.5, 1.6, 1.62, कितने सारे हो सकते हैं। तो उन कन्फॉर्मर्स को क्या बोलते हैं? स्क्यू। और ये कन्फॉर्मर कौन सा हो गया? इक्लिप्स्ड। ये एक्सट्रीम कन्फॉर्मर है, सबसे कम स्टेबल। इसकी एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम एनर्जी होगी इसकी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसकी क्या होगी? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे? स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। फिर कौन से होंगे? स्क्यू, स्क्यू बहुत सारे हो गए। सबसे कम कौन सा स्टेबल होगा? इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर्स, ठीक है भाई। स्ट्रेन डेवलप्ड नहीं होगा इसमें। देखो ये सिग्मा CH बॉन्ड है, अब एंगल 0 डिग्री है, तो इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, ठीक है। रिपल्शन की वजह से स्ट्रेन डेवलप्ड होगा, रिलैक्स नहीं रह पाएगा ये। रिलैक्स करने के लिए
ये क्या बनेगा, स्टैगर्ड बनेगा। क्या बनेगा, स्टैगर्ड बनेगा। अच्छा, ज्यादातर परसेंटेज या मोस्ट ऑफ द टाइम ये किस फॉर्म में रहेगा, स्टैगर्ड में या इक्लिप्स में? क्यों भाई, स्टैगर्ड में, सीधी सी बात है, स्टैगर्ड में, क्योंकि स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, है ना। लिख लो, most of the molecule will be in staggered or nearly staggered form. They will spend more times, they will spend more of its time in lowest energy state. ये बात सही है। कंपाउंड के मैक्सिमम मॉलिक्यूल स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, जो वो प्रेजेंट रहेंगे स्टैगर्ड या नियरली स्टैगर्ड फॉर्म में, अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहेंगे। लिख लो, नोट कर लो यार, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी इन स्टैगर्ड और नियरली स्टैगर्ड फॉर्म। और पॉइंट लिखो, दे विल स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट। टॉर्सनल स्प्रेन नहीं है आशुतोष, टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, स्ट्रेन डेवलप्ड हो गया। देखो यहां पर क्या है, जब ये सिग्मा सी एच और ये सी एच बॉन्ड, इनमें रिपल्शन होगा तो स्ट्रेन डेवलप नहीं हो रहा होगा, है ना, स्ट्रेन आ रहा होगा। स्ट्रेन को रिलैक्स करने के लिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ज्यादातर परसेंटेज किसके अंदर मिलेगी इसकी, स्टैगर्ड। ठीक है, स्टैगर्ड। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल के कोलिजन की वजह से एनर्जी मिलती है और वो किस में कन्वर्ट होता है, इक्लिप्स में। थोड़ी बहुत देर के लिए रहेगा, फिर से एनर्जी रिलीज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख लो, लिख लेना एनर्जी। देखो वैसे तो 100% इसी में रहना चाहिए, लेकिन एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। लिखो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फॉर्मर ऑफ इथेन इज 12 किलो जूल पर मोल। लिख लो, 12 किलो जूल पर मोल। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो होता है ओनली 12 किलो जूल, ओनली 12 किलो जूल। देख लिया, ये बहुत कम एनर्जी है और ये कोलिजन से ही मिल जाती है, रूम टेम्परेचर पर ही मिलेगी एनर्जी, इसमें कन्वर्ट होगा, वापस ये इसके अंदर आ जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम जो मॉलिक्यूल रहेगा, मोर टाइम वो किस में रहेगा, वो रहेगा स्टैगर्ड फॉर्म में। ठीक है, हो गया सर। सेकेंड पॉइंट रिपीट करना, दे स्पेंड मोर ऑफ द टाइम, दे स्पेंड मोर ऑफ इट्स टाइम इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट, मतलब स्टैगर्ड फॉर्म में। अब ये कन्फॉर्मर्स हैं इसके, तो देखो इसमें तो बहुत कम परसेंटेज रहेगी इक्लिप्स्ड में, इससे ज्यादा स्क्यू वाले होंगे। सबसे ज्यादा ये एंगल क्या होगा, ये सबसे कम है ना, इक्लिप्स वाले सबसे ज्यादा स्टेबल ही होगा, सबसे कम एनर्जी होगी। तो ज्यादातर परसेंटेज तो कंपाउंड की इसी कन्फॉर्मर की मिलेगी, या थोड़े स्क्यू होंगे 59 वाले, 58 वाले, है ना। स्टैगर्ड की परसेंटेज ज्यादा मिलती है। इतना क्लियर हुआ, बड़े आगे। टॉर्सनल स्ट्रेन समझ में आ गया। सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्रंट कार्बन की वैलेंसी, रियर कार्बन की वैलेंसी में इनके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन है, इसकी वजह से जो स्ट्रेन डेवलप्ड होता है उसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। टोटल नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स कितने होंगे इसके, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, आगे देखो, एक ग्राफ बना लो। बेटा देखो, अगर टेम्परेचर बहुत कम करें तो कम एनर्जी वाला
100%, मतलब ज्यादातर परसेंटेज कम एनर्जी वाले की मिलेगी। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा स्टेबल वाला कम स्टेबल में कन्वर्ट होता जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्टैगर्ड वाला इक्लिप्स में कन्वर्ट होता जाएगा, उसे एनर्जी मिलती जाएगी। ठीक है, देखो ग्राफ देखो, पोटेंशियल एनर्जी और रोटेशन में ग्राफ, एक ग्राफ बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी और ये है रोटेशन, पोटेंशियल एनर्जी और रोटेशन में ग्राफ। अब वो ग्राफ को देख के मालूम चल रहा होगा कहाँ कौन सा आएगा, इधर कौन सा आएगा, यहाँ ये जो एनर्जी आएगी यहाँ पर आएगा स्टैगर्ड, है ना, स्टैगर्ड आएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या आएगा इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड, यहाँ क्या आएगा ये स्टैगर्ड, बना लो स्टैगर्ड, एच 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 स्टैगर्ड आएगा यहाँ पर, यहाँ पर भी क्या आएगा ये स्टैगर्ड आएगा, स्टैगर्ड में एंगल कितना है 60 डिग्री है, एंगल कितना है 60 डिग्री, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आएगा यहाँ इक्लिप्स्ड, सॉरी ये क्या आ गया इक्लिप्स आ गया। ये जो एनर्जी डिफरेंस है कितना हो गया 12 किलो जूल पर मोल, नोट कर लो ग्राफ। सर रोटेशन से क्या सिग्निफाई हो रहा है, एंगल है बेटा ये, एंगल, ये एंगल ऑफ रोटेशन है, ये है एंगल ऑफ रोटेशन। जैसे जीरो यहाँ पर ये इसको जीरो मान लो ये, है ना, इसके बाद 60 पर ये हो गया, फिर 60 पर ये आ गया, ये स्टैगर्ड की एनर्जी है कम, ये इक्लिप्स की एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंस कितना है 12 है, 12 किलो जूल है बेटा, 12 किलो जूल एनर्जी डिफरेंस, 12 किलो जूल। लिख लिया, नोट कर लिया, बढ़े आगे। हाँ डाइहेड्रल एंगल मानेंगे इसको, ठीक है, डाइहेड्रल एंगल है, हो गया, आया समझ में। चलो, तो टोटल कन्फॉर्मर्स कितने होते हैं इथेन के, इनफाइनाइट। टोटल स्क्यू कन्फॉर्मर कितने होंगे, टोटल स्क्यू कन्फॉर्मर कितने होंगे इनफाइनाइट, है ना, और टोटल नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स भी इनफाइनाइट। टोटल एक्सट्रीम कन्फॉर्मर पूछ लिए दो, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। इक्लिप्स की स्टेबिलिटी सबसे कम, एनर्जी सबसे ज्यादा, टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा इक्लिप्स्ड में, और स्टैगर्ड में टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे कम। हो गया, याद हो गया सारा। नहीं देते गार्गी, क्यों नहीं देता, सबके आंसर देता हूं मैं, ठीक है। सर आपको ग्राफ से क्या पता चला, ग्राफ से क्या मालूम चला कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, एनर्जी ग्राफ है, ठीक है। नोट नहीं हुआ, ये लो बैक कर देता हूँ, नोट कर लो। देखो स्टैगर्ड की एनर्जी कम, इक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा, स्टैगर्ड की एनर्जी कम, ठीक है, ये एनर्जी है। ये एंगल ऑफ रोटेशन बोल सकते हो, डायहेड्रल एंगल, इसको जीरो मान लो, 60 पे ये आ गया, फिर 60 पे ये आ गया, हाँ एंगल ऑफ रोटेशन कर लो इसको, एंगल ऑफ रोटेशन, ये है एंगल ऑफ रोटेशन, डन, हटा दूं, हाँ एंगल मेंशन करना है बेटा, ठीक है। चलो लिखो कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, हेडिंग डालो, कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, ये है CH3 CH2 CH2 CH3, मान लिया ये फ्रंट कार्बन है, साथ साथ बनाते जाओ, और ये रियर कार्बन है, ठीक है। फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन
ये कार्बन, फ्रंट कार्बन, ठीक है। इस पर क्या है, CH3 है, यहाँ H है, ये H है। रियर कार्बन, रियर कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन है 2 और ये CH3 है, ठीक है। बोलो बनाया। ये फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन पर एक CH3 है, 2 हाइड्रोजन है। रियर कार्बन, रियर कार्बन पर एक CH3 है और 2 हाइड्रोजन है। क्लियर है। प्रोपेन की भी बना सकते हैं भाई, कर्तव्य है, प्रोपेन के भी बना सकते हैं। कर्तव्य कह रहा प्रोपेन की क्यों नहीं ले, बना ले प्रोपेन के। CH3 CH2 CH3, किसी को फ्रंट किसको रियर मान ले, मर्जी है। इसको फ्रंट मान लिया, इसको रियर मान लिया। ये फ्रंट कार्बन है, ये CH3 HH, ठीक है। और ये रियर कार्बन है, इससे तीनों क्या है, हाइड्रोजन है। ये लो, ये क्या बन गया सर, सेकंड वाला मिनिमम ग्राफ में एंटी। सर क्लास टाइम कितने आर की चलती जाएगी, अभी तुम देखते रहो, ठीक है। ये प्रोपेन के कन्फर्म है, इसके भी कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। इसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा एक्सट्रीम कन्फॉर्मर में थोड़ा, क्योंकि हिंड्रेंस आ रही है ना। इसके और इसके बीच में क्या होगा, थोड़ी हिंड्रेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। थोड़ा साइज बड़ा हो गया तो स्टेरिक स्ट्रेन आ जाएगा, साइज बड़ा होने से क्या आ जाएगा, स्टेरिक स्ट्रेन आ जाएगा। चलो देखो, कन्फॉर्मर ऑफ ब्यूटेन, फ्रंट कार्बन रियर कार्बन। अब मैं इसको रोटेट कर दूं, ठीक है। रोटेट करूं, इस वाले को रोटेट करता हूँ ना, तो ये बनेगा ये। इसी को भी रोटेट कर लो आप, हम रियर वाले को रोटेट करते हैं। बैक है ना, 60 की रोटेट कर दिया। बनाओ साथ साथ मेरे, फिर रोटेट करो 60 डिग्री, है ना। इसको रोटेट किया ऐसे, इसको ऐसे रोटेट किया 60 डिग्री, 60 रोटेट कर दिया, ठीक है। फिर रोटेट कर दिया 60 डिग्री, है ना। यहाँ से यहाँ तक तो 120 हो गया। देखो क्या बनेगा ये, इधर आ गया CH3 H और H, है ना। फिर 60 डिग्री रोटेट कर दो इसको, CH3 बनाते जाओ साथ साथ। ये आ गया CH3 H और H, ठीक है। दोनों CH3 पास आ गए। फिर 60 डिग्री रोटेट कर दो इसे, CH3 H H CH3 H और H, ठीक है। बनाया भाई। देखो पहला वाला CH3 के, ये बल्कि ग्रुप है, CH3 इनके बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में 180 डिग्री है। डाई हेड्रल एंगल कितना है, 180 डिग्री है। वो एंगल ऑफ रोटेशन है, डायहेड्रल एंगल नहीं बोलोगे उसको, जो पहले ग्राफ बनाया था, है ना। ये CH3 के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। तो इसको बोलते हैं बेटा एंटी स्टैगर्ड, इसका नाम होता है एंटी स्टैगर्ड। बल्कि ग्रुप में एंगल 180 डिग्री का है, बल्कि ग्रुप काफी दूर दूर है। इसकी एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। इसमें स्टेरिक स्ट्रेन मिनिमम है, स्टेरिक स्टेरिक स्ट्रेन इसके अंदर क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। इट हैज मिनिमम स्टेरिक स्ट्रेन, नोट कर लेना, मिनिमम स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन मिनिमम आएगा। स्टेरिक स्ट्रेन किस वजह से होता है, बल्कि ग्रुप में रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप्ड होता है उसको बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन, है ना। यहाँ दोनों ग्रुप 180 डिग्री पर है, तो स्टेरिक स्ट्रेन क्या होगा, इसके अंदर मिनिमम होगा। क्लियर है बात, स्टेरिक स्ट्रेन क्या होगा, मिनिमम। हाँ, इसको बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। अब देखो ये, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड,
इक्लिप्स, ये बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, ओवरलैप कर गए, इसको बोलते हैं गोच फॉर्म। गोच, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं फुली इक्लिप्स्ड। फुली इक्लिप्स्ड। और इसको क्या बोलते हैं, गोच, ये उसी की तरह ये गोच फॉर्म। नोट करो, ये है बेटा एंटी स्टैगर्ड, इनमें एंगल 180 डिग्री है, इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम स्टेबल। ये मैक्सिमम स्टेबल है, इसमें एंगल स्ट्रेन मिनिमम होगा, एंगल स्ट्रेन नहीं, स्टेरिक स्ट्रेन है ना, बल की ग्रुप में रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप्ड होता है उसको बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। इसको देखो और इसको देखो, है ना, ये भी स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है, ये स्टैगर्ड की एंटी फॉर्म है, ये गोच फॉर्म है, तो गोच और एंटी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, गोच और एंटी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, एंटी ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बेटा स्टेरिक स्ट्रेन है, टॉर्सनल स्ट्रेन तो नहीं है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो दूर दूर है, टॉर्सनल स्ट्रेन तो इक्लिप्स्ड में आता है ना, जब ये ओवरलैप कर जाते हैं, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्टेरिक स्ट्रेन है, इट हैज स्टेरिक स्ट्रेन, बल्कि ग्रुप पास पास हैं, उनमें रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप्ड होता है उसको बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। क्लियर है ना, इसमें स्टेरिक स्ट्रेन भी जीरो है, दूर दूर है, 180 डिग्री के एंगल पर है, और टॉर्सनल स्ट्रेन है नहीं, क्योंकि बॉन्ड क्या है, वो भी दूर दूर है। क्लियर बात हुई, तो एंटी स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा और एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम। अब देखो इसके अंदर भाई CH3 तो दूर दूर है, देखना ध्यान से, इसको बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड, CH3 तो दूर दूर हो गए, है ना, लेकिन इसके अंदर टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है, स्टेरिक स्ट्रेन कम है, पर टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा पार्शियली इक्लिप्स्ड, इसको बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड। पार्शियली इक्लिप्स्ड लिख लो इसको, पार्शियली इक्लिप्स्ड। ये है फुल्ली इक्लिप्स्ड, इसके अंदर टॉर्सनल स्ट्रेन भी है और स्टेरिक स्ट्रेन भी है, टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन भी है इसके अंदर और स्टेरिक स्ट्रेन भी है, तो ये क्या होगा, मिनिमम स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम होगी, इसकी परसेंटेज बहुत कम मिलेगी इस कंपाउंड के अंदर, है ना, इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। इसमें स्ट्रेन भी मैक्सिमम है, CH3 भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, है ना, यहां देखो स्टेरिक स्ट्रेन कम था बेटा, CH3 120 के एंगल पर थे, पर इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा हो जाता है, इसलिए पार्सली इक्लिप्स जो होता है उसकी स्टेबिलिटी फुल्ली से तो ज्यादा होती है, पर गोच से और एंटी से कम होती है। साथ साथ याद करते चलो, आराम से पढ़ा रहे हैं इसको, और आपके क्लास में जो भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे मिलेंगे भी सारे इसी तरह के। सर पार्शियली, सर लास्ट के बाद 60 डिग्री रोटेट करते जाओ ना, देखो इधर ये फुल्ली इक्लिप्स्ड हो गया, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम और स्टेरिक स्ट्रेन भी मैक्सिमम, बल्कि ग्रुप में रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप्ड होता है उसको बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। अब यहां आ जाओ, देखो ये तो इसी की तरह हो गया, सेम गोच फॉर्म, फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे तो फिर से पार्शियली इक्लिप्स बन जाएगा, फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे तो फिर से क्या बन जाएगा, एंटी स्टैगर्ड बन जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है, आयुष्मान ध्रुव घर क्लियर, ठीक है। अब मुझे बताओ, सुनो ध्यान से, इन दोनों को, ये एंटी और गोच, इनमें आपको कायरल कौन सी फॉर्म लग रही है, गोच या एंटी, कायरल फॉर्म कौन सी लग रही है, गोच, लिख लो, गोच फॉर्म जो होती है वो कायरल होती है, सिमेट्रिकल नहीं है, हाँ गोच फॉर्म लिख लो, ब्यूटेन की न्यूमैन प्रोजेक्शन में ही होती है गोच फॉर्म, वो क्या होती है, कायरल होती है, नोट करो, है ना, इसमें तो सिमेट्री आ जाएगी, इसमें सिमेट्री नहीं आएगी, बाकी में सिमेट गोच में सिमेट्री नहीं आएगी। कैसे बंसल, क्या बात है अभी बोलो, बड़े आगे, क्लियर है इतना,
सर इक्लिप्स्ड एंड गोच की स्टेबिलिटी बता दो। बेटा इक्लिप्स तो काफी कम स्टेबल होगा ना, क्योंकि इक्लिप्स के अंदर तो टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम आ गया। इक्लिप्स में तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए, रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर में लिख देता हूँ, मान्य, चलो लिख देता हूँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर ना। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एंटी स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड। इसके बाद होता है गोच, इसके बाद होता है पार्शियली इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड। इसके बाद होता है फुल्ली इक्लिप्स्ड, सबसे कम स्टेबल, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। अरमान कह रहा है कायरल वाला पॉइंट बता दो। बेटा कायरल क्या होता है, जिसमें कोई किसी तरह की सिमेट्री नहीं होती। तो देख, गोच फॉर्म में सिमेट्री नहीं है, एंटी क्या है, सिमेट्रिकल है। तो ब्यूटेन की गोच फॉर्म को कायरल बोलते हैं, कायरल होता है, सिमेट्री नहीं है। एक बार बैक करना, ये लो बैक कर दिया। सर गोच पार्शियली से ज्यादा स्टेबल कैसे? बेटा गोच की स्टेबिलिटी पार्शियल से ज्यादा ही होगी। पार्शियल में टॉर्शनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के वो सिग्मा सी एच बॉन्ड या सी एच थ्री का सिग्मा बॉन्ड और सी एच का सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। हाँ, स्टेरिक स्ट्रेन कम होगा, सी एच थ्री 120 पर है, पर टॉर्शनल स्ट्रेन काफी ज्यादा हो जाता है। बोलो क्लियर है इतना? क्लियर है तो यस लोगो, क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब मैं ग्राफ बता रहा हूं आपको, अपने आप फिक्स करनी है कन्फॉर्मर्स की पोजीशन, है ना। ये एंगल ऑफ रोटेशन है, डायरेक्ट एंगल नहीं है, एंगल ऑफ रोटेशन है। एंगल ऑफ रोटेशन है ये, ठीक है। यहाँ मैं इसको जीरो मान लेता हूँ, ये जीरो मान लेता हूँ इसको, एनर्जी कम, ठीक है, ये जीरो, ठीक है। इसके बाद ये चला गया ऊपर, फिर ये थोड़ा नीचे, फिर ये ऊपर, इसको और ऊपर पहुंचा दो, इसको थोड़ा ऊपर पहुंचा दो, ये ऊपर, फिर ये बराबरी, फिर ये यहाँ पर ही है, और फिर ये नीचे आ गया, फिर ये नीचे आ गया। चलो फिक्स करो कौन कहाँ पर आएगा। ये 0 डिग्री, 0, यहाँ कर दो 60, ये हो गया 120, इधर आ गया 180, ये आ गया तुम्हारा 240, फिर ये आ गया आपका 300, फिर आ गया ये नीचे 360। चलो किस पे कहा क्या बनेगा बनाओ। फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर एक बार बता दो। स्टेबिलिटी बेटा सबसे ज्यादा होनी है आपकी एंटी स्टैगर्ड की। देखो ये सबसे कम एनर्जी है, तो यहाँ क्या होगा, एंटी होगा, यहाँ पर ये होगा, बनाओ CH3 H H और ये CH3 H और H, एंटी। यहाँ पर क्या होगा, एंटी होगा। एनर्जी सबसे कम, ये पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर। बनाओ 700 ग्राफ। इसके बाद 60 डिग्री रोटेट कर दो इसको, इस वाले को रोटेट कर दें, पीछे ले जाए ना, इस वाले को ऐसे रोटेट करो 60 डिग्री, तो ये बन गया, ये आया CH3 H H, पेन चेंज कर लेते हैं, ये
CH3, यहाँ पर H और ये H, है ना। फिर इसको 60 डिग्री रोटेट कर दो तो क्या बनेगा, ये यहाँ आ जाएगा ये CH3 HH, ये गोच फॉर्म बन गई। फिर इसे 60 डिग्री रोटेट करोगे तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इसकी, ये एनर्जी सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये CH3 HH, ये CH3 है ना, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, ये H और यहाँ क्या हो गया H, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड हो गई। फिर इसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो फिर से गोच बन जाएगा, ये यहाँ पर गोच बना दो, बनाओ साथ साथ में, तो राइटिंग समझ में नहीं आएगा फिर मेरा, साथ साथ बनाते जाओ। ये यहाँ फिर ये CH3 आ गया, H आ गया, H अपने आप बना के देखोगे ना, परमानेंट चीजें याद होंगी। फिर 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो फिर से पार्शियल इक्लिप्स बन जाएगा, ये यहाँ पर ये लो से बना देते हैं, CH3 H बना के देखो बार बार। फिर ये CH3 यहाँ H और ये H, फिर नीचे आ जाओ, फिर 60 डिग्री तो फिर से क्या बन गया, एंटी स्टैगर्ड H H H CH3 H और H। देखो ये एंगल कितना आ गया, 360 डिग्री, इन दोनों 180 फिर से, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर ये एंटी स्टैगर्ड था, ये एंटी स्टैगर्ड है, इसमें रिपल्सन सबसे कम होगा, बल्कि ग्रुप दूर दूर, स्टेरिक स्ट्रेन भी मिनिमम, टॉर्सनल स्ट्रेन भी मिनिमम, तो लर्न हो जाना चाहिए। इसको आपने 60 डिग्री रोटेट कर, देखो इसको वाले को जो रियर कार्बन है इसको 60 डिग्री रोटेट करो तो CH3 यहाँ आ जाएगा, ये आ गया, है ना। ये क्या बन गया, पार्शियली इक्लिप्स्ड बन गया, ये है पार्शियली इक्लिप्स्ड, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसके बाद फिर 60 डिग्री रोटेट कर दिया, एनर्जी कम हो जाएगी, ये क्या हो गया, स्टैगर्ड, इसमें स्टेरिक स्ट्रेन कम होता है, ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन भी कम है इससे, सॉरी स्टेरिक स्ट्रेन तो है इसके अंदर पर टॉर्सनल स्ट्रेन इससे काफी कम है। फिर आपने रोटेट किया 60 डिग्री तो यहाँ दोनों CH3 पास पास चढ़ गए ऊपर एक दूसरे के, ठीक है, ओवरलैप कर गए, तो यहाँ टॉर्सनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम, स्टेरिक स्ट्रेन भी मैक्सिमम, ये क्या हो गया, फुल्ली। देखो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी भी एनर्जी कम है, क्लियर है। इसके बाद फिर 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो फिर से क्या बन गया, गोच। फिर आपने 60 डिग्री रोटेट किया नीचे तो क्या बन गया, फिर से पार्शियल इक्लिप्स्ड। फिर 60 डिग्री तो क्या बन गए, एंटी स्टैगर्ड, ये फिर से क्या आ गया, एंटी स्टैगर्ड। अब आप देखो ध्यान से इधर, इसमें देखो यहां पर ये एनर्जी और इसकी एनर्जी में भी डिफरेंस है ना, ये एंटी स्टैगर्ड, और गोच की एनर्जी में भी डिफरेंस है, ये होता है 3.8, ये डिफरेंस कितना आता है, 3.8 का डिफरेंस आता है, 3.8। और ये जो डिफरेंस है ये आता है 16, और ये जो डिफरेंस है लिख लो एक बार में, क्लियर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, समझो। देखो ये जीरो, ये एंगल ऑफ रोटेशन मैंने जीरो माना तो यहाँ पर क्या है, एंटी स्टैगर्ड है, एंटी स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेन भी मिनिमम है इसमें और एंगल सॉरी स्टेरिक स्ट्रेन भी मिनिमम है। इसको 60 डिग्री हमने ऐसे रोटेट कर दिया तो ये बन गया, ये है पार्शियली इक्लिप्स्ड, इसकी एनर्जी ज्यादा है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, फुल्ली इक्लिप्स्ड की होगी, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, एंटी स्टैगर्ड की होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी जो होगी वो होगी आपकी फुल्ली इक्लिप्स्ड की, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी फुल्ली इक्लिप्स्ड की। 16 और 19 क्या बता रहा बेटा, 16 जो है एनर्जी डिफरेंस है इसके अंदर एंटी स्टैगर्ड और पार्शियली इक्लिप्स्ड के बीच में 16 किलो जूल एनर्जी डिफरेंस है। एंटी स्टैगर्ड, ये एंटी स्टैगर्ड की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ये एंटी स्टैगर्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड में जो एनर्जी डिफरेंस है वो 90 किलो जूल है। और यहाँ देखो ये क्या था, यहाँ जो बनाया मैंने ये है गोच और एंटी स्टैगर्ड में जो एनर्जी डिफरेंस है 3.8 है, गोच और एंटी स्टैगर्ड में एनर्जी डिफरेंस क्या है, 3.8 है, ठीक है। 300 डिग्री वाला क्या है, 300 डिग्री वाला ये है
पार्शियली इक्लिप्स्ड, ये इसके बराबर एनर्जी होगी ना, दोनों सेम है, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है। यहाँ पर क्या आ गया 360 पर वापस, ये सेम एनर्जी है इसकी और इसकी, ये क्या आ गया एंटी स्टैगर्ड आ गया। ठीक है, क्लियर है। देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ब्यूटेन के कन्फॉर्मर में सबसे ज्यादा है एंटी, एंटी के बाद है गोच, गोच के बाद है पार्शियली इक्लिप्स्ड, और सबसे कम स्टेबल है फुली इक्लिप्स्ड। क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट। चलो आगे लिखो। अब केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन भी है, इसके मुझे दोनों कन्फॉर्मर, दोनों एक्सट्रीम कन्फॉर्मर बना के दिखाओ और फिर बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। पहला, दूसरा ये है, फिर बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी। तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सबकी जो दोनों फॉर्म बना के दिखाओ। सर इसमें शायद चिलेशन हो रहा है, हाँ चिलेशन हो रहा है, बना के दिखाओ। चलो मैं बनाता हूं, तुम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना। देखो इसका ये बेटा फ्रंट कार्बन मान लिया हमने और ये रियर कार्बन मान लिया। ये फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन का पर OH है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल OH है। ये दूसरे पेन से बना लेते हैं, ये OH HH, ये मैंने कौन सी फॉर्म बनाई एंटी। अब इसकी आप बना लो गोच फॉर्म, गोच फॉर्म। बताओ ये पहला और ये दूसरा, गोच और एंटी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। सर 5 में अमीन इन्वर्जन होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी स्टेबल होना चाहिए था, है ना, एंटी की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन बेटा इसमें एंटी स्टेबल नहीं होता, इसके अंदर गोच की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ड्यू टू चिलेशन, ड्यू टू चिलेशन। इसमें गोच ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू चिलेशन। अब आप कहोगे कि सर फुल्ली इक्लिप्स्ड तो और ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब आप कहोगे कि फुल्ली इक्लिप्स्ड तो और ज्यादा स्टेबल होना चाहिए सर, आप तो गलत बता रहे हो, है ना, ये तो और पास आ जाएगा, पर इसके अंदर स्टेरिक स्ट्रेन भी मैक्सिमम हो जाएगा, टॉर्शनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी मिनिमम आ जाएगी। समझे, इसमें स्ट्रेन क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। जब से तुम लिखते जा रहे हो सर क्लास कब एंड होगी, अरे इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, और इसमें थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल कराने पड़ेंगे ना, तो 1 घंटे में कुछ भी नहीं होता है, तो थोड़े एग्जाम्पल ज्यादा कर लेते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, थोड़े मजे लो तुम लोग। यार रिपीट कर दो, रिपीट कर देता हूँ बेटा। इसमें क्या है, गोच की स्टेबिलिटी ज्यादा, गोच की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ड्यू टू चिलेशन, है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि एंटी ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इस केस में गोच की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ड्यू टू चिलेशन, है ना, ड्यू टू चिलेशन। अब आप कहोगे कि सर अगर हम इसका फुल्ली इक्लिप्स बना दें, दोनों OH एक दूसरे का ऊपर ओवरलैप कर जाएं, तो इसमें भी चिलेशन होगी, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। पर बेटा इसमें क्या होगा, इसमें स्ट्रेन मैक्सिमम हो जाएगा, स्टेरिक स्ट्रेन भी और टोर्शनल स्ट्रेन भी दोनों मैक्सिमम हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। ऐसे सारे बनाओ, जल्दी बनाओ, है ना। इसकी भी गोच की फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, इसमें भी गोच की फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, गोच की फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती। आयुष्मान कह रहा है चिलेशन क्या होता है, चिलेशन होता है बेटा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही मॉलिक्यूल में एक ग्रुप का हाइड्रोजन और दूसरे ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। भाई यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन पे, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, तो इनमें जो अट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन अ कंपाउंड, उसको बोलते हैं चिलेशन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो गोच की स्टेबिलिटी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बढ़ जाती है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, यहां भी चिलेशन होगी, इसका आप बनाओगे
है ना, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाओ, तो मोस्ट स्टेबल इसके अंदर भी क्या होगी, गोच होगी। मोस्ट स्टेबल इसके अंदर क्या होगी, गोच होगी। इसके अंदर भी क्या आएगा, चिलेशन आएगा। इसके अंदर भी क्या होगा, चिलेशन होगा। हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आता है, एफ पे पार्शियल नेगेटिव होगा, तो इसकी भी गोच की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें भी गोच की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये बनेगा इसका, बनाओ। COH H H COOH, इसमें भी बेटा चिलेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर CO माइनस H CO माइनस, इसमें एंटी ही ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, एंटी ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो प्रीवियस पेज, ये लो प्रीवियस पेज। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर इसी को पूछ लिया कि हाई पीएच पर इसकी कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, तो बेटा हाई पीएच पर क्या होगा, बेस होगा। बेस दोनों हाइड्रोजन को हटा लेगा और ये बन जाएगा CO माइनस CO माइनस। तो अगर ये CO माइनस आयन पास पास होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि इसके अंदर तो चिलेशन होनी नहीं है, इसलिए इनमें इसकी एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। दोबारा सुनो, इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे सकते हैं कि इस कंपाउंड की लो पीएच पर मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर बनाओ और हाई पीएच पर बनाओ। सुन रहे हो ना, तो हाई पीएच पर क्या होगा भाई, बेस ज्यादा होगा, बेस हाइड्रोजन को हटा लेगा, CO माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये गोच में तो रिपल्शन ज्यादा होगा, इसकी एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। पर इसकी कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, गोच, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, चिलेशन आ रहा है। बोलो ये बात क्लियर है इतनी? अरे बताओ यस और नो, एग्री हो? क्लियर, लिख भी लो इसे, नोट करो। अब नहीं कह रही रिपीट बेटा, अगर मैंने इसको हाई पीएच कर दिया तो यही बन जाएगा, एट हाई पीएच। भाई पीएच ज्यादा हो गया मतलब बेस ज्यादा हो गया, बेस हाइड्रोजन को हटा लेगा दोनों को, CO माइनस एन बन जाएगा। और इसकी कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, एंटी, ठीक है। इसमें तो क्या हो जाएगा, चिलेशन हो जाएगा। ये एट लो पीएच, लो पीएच पे इसी फॉर्म में रहेगा, और एट हाई पीएच ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाई पीएच ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? सर एसिडिक कैरेक्टर 4 का 3 से ज्यादा होगा, 4 का 3 से ज्यादा क्या पूछ रहा है भाई? 4 का तो अभी एसिडिक ही कहाँ बचा है यार, ये तो एसिडिक है, यहाँ तो हाइड्रोजन ही निकल गया। अब इसमें भी देखो यही है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है। बनाओ इसकी, इसकी भी गोच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, इसकी भी गोच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। बनाओ, ये N प्लस R R और ये R और ये CHO, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने लगता है। ये पार्शियल नेगेटिव, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अट्रैक्शन की वजह से इसमें भी गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होगी, गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। प्रीवियस पेज, ये वाला, ये वाला, क्लास कब खत्म, बस खत्म कर रहे हैं बेटा। अब ये बच गया, जितना सिलेबस में उतना तो हो गया, जितना आपका सिलेबस में IIT और मेडिकल के उतना हो गया ये, समझे। बस अब आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कराना है KVPY के लिए, 1 घंटे की क्लास और लगेगी इसके अंदर, कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लो हेक्सेन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज, फिफ्थ क्वेश्चन बता दो, डाइपोल वाला। देखो ये NR3 प्लस और ये CO माइनस एन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा तो इसमें भी गोच की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, गोच की स्टेबिलिटी इसमें भी ज्यादा हो जाती है।
ठीक है, चलो आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।